हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपसे फिर से बात करेंगे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का। केप्लर से पहले भी प्लैनेटरी मोशन का एक लॉ था जिसको हम लोग कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी स्टेशनरी था और पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता था। केप्लर ने, ब्राहे, इसके बाद कोपर्निकस आदि साइंटिस्टों के लॉ को स्टडी करते हुए केप्लर ने प्लैनेटरी मोशन का एक नया लॉ दिया जिसको हम लोग कहते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हालांकि केप्लर ने जब यह लॉ दिया था केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो वह अर्थ और सन की बात कर रहा था, सन एंड प्लैनेट की बात कर रहा था। वहाँ स्टार शब्द नहीं था क्योंकि उन्हें उस वक्त लग रहा था कि शायद सन ही सबसे बड़ा जाइंट स्टार है। चूँकि इस वक्त उनकी डिस्कवरी साइंस का उतना ज़्यादा एडवांस स्टेज नहीं पहुंचा था, साइंस में लोग इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रख रहे थे खगोल शास्त्र में, तो उन्होंने सन को रखा था। आपको हम जब भी यहाँ सन की बात करेंगे इसका मतलब आप समझिएगा हम बात कर रहे हैं स्टार की और प्लेनेट की। तो यह जो भी प्लैनेटरी मोशन का लॉ है यह सभी स्टार और उसके चारों ओर रोटेट कर रहे प्लेनेट के लिए लागू होता है। लेकिन चूँकि केप्लर ने बार बार वहाँ सन का प्रयोग किया था तो हम भी यहाँ पर सन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आइए केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को थोड़ा सा बुक के साथ समझें और केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को देखिए। चलिए, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में मूल रूप से 3 लॉ दिया गया था। फर्स्ट लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ कहते हैं लॉ ऑफ एरिया और थर्ड लॉ कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड। तो पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है जिसको हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। इस लॉ के अनुसार केप्लर कहते हैं कि जो प्लेनेट है वह सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, प्लेनेट जो है वह सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पर रोटेट कर रहा है, न कि सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, और उसका 2 पार्ट है और दोनों पार्ट में से किसी जो कि इलिप्स होता है उसका 2 पार्ट होता है कि सेंटर से इस ओर, दूसरा इस ओर, और दोनों पार्ट पे 2 फोकस होता है, एक F1 दूसरा F2। तो जो भी इलिप्स होगा उसका 2 फोकस होगा। तो फर्स्ट लॉ में कहता है केप्लर कि एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। द सन इज सिचुएटेड एट वन फोकस ऑफ द एलिप्स। 2 बातें वो कहता है। सबसे पहला, प्लेनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है, प्लेनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। और दूसरा कहता है इस दोनों में से किसी एक फोकस पर सन प्रेजेंट होता है। यह याद रखिएगा, सन 2 में से एक फोकस पर प्रेजेंट होता है, दोनों पर नहीं। और एक तरफ मेजर एक्सिस है, दूसरा तरफ माइनर एक्सिस है। और मेजर एक्सिस को हम लोग कहते हैं एपोजी और माइनर एक्सिस को कहते हैं हम लोग पेरोजी। यानी सन से इस ओर के एरिया को हम लोग कहते हैं पेरोजी और इस ओर के एरिया को हम लोग कहते हैं पूरा को एपोजी। एपोजी और पेरोजी 2 पार्ट में बंटता है इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसमें कि सन एक फोकस पर प्रेजेंट है और प्लेनेट इस फोकस के चारों ओर, सन के चारों ओर रोटेट करता है। पहली बात यह ध्यान रखिएगा, सन सेंटर में नहीं होता है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि सन रोटेटिंग इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब दूसरा लॉ कहता है कि जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया में क्या है? लॉ ऑफ एरिया कहता है द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द एरिया वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। याद रखिएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसको समझिए इस तरह से कि मान लीजिए यह इलिप्टिकल पाथ है, सन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस एरिया को अगर इस
सेक्टर का एरिया डेल्टा एस और इस सेक्टर का एरिया डेल्टा एस वन और डेल्टा एस टू बराबर हो, डेल्टा एस वन इक्वल टू हो डेल्टा एस टू, यह दोनों एरिया बराबर हो, तो सन जितना देर में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतना देर में ही सन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। चूँकि दोनों का एरिया बराबर है इसलिए दोनों के जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम होगा सन के लिए वह इक्वल होगा। ठीक है, इसको आप दरअसल कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो आप पाइएगा कि हमेशा जो एरिया दैट इज डेल्टा एस टू इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा एस वन हो तो सन जो है इसको कवर करने में यानी डेल्टा एस टू बाई टी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस वन बाय टी। यहाँ इक्वल एरिया कवर कर रहा है इसलिए इसको कहते हैं हम लोग एरिया वेलोसिटी, नॉट द लीनियर वेलोसिटी। तो एरिया वेलोसिटी जो होता है सन का वह कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बचपन में पढ़ते थे कि सन सेंटर पर प्रेजेंट होता है और सन से जो दूरी होता है प्लेनेट का उसके अनुसार सीजन निर्धारित होता है। यानी जब सन से प्लेनेट दूर होता है तो विंटर होता है और सन और प्लेनेट जब आपस में नज़दीक होता है तो समर सीजन होता है। यानी इस एरिया में उस वक्त फिगर में होता था सन को हम लोग बीच में डालते थे और कहते थे यह दोनों एरिया विंटर सीजन को रिप्रेजेंट करता है और यह दोनों एरिया समर सीजन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। विंटर और समर सीजन इस पर डिपेंड नहीं करता है कि सन से प्लेनेट की दूरी क्या है, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि वह अपने एक्सिस पर जो झुका हुआ है प्लेनेट वह उसका झुकाव किस ओर है, सन की ओर है या सन से अवे है। अगर सन की ओर है झुका हुआ तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर सीजन हो जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर में विंटर सीजन हो जाएगा। और सन से अवे है इस तरफ झुका हुआ है तो और सन यहाँ है तो फिर इस एरिया में समर सीजन होगा, इस एरिया में विंटर सीजन होगा। यही कारण है कि अर्थ पर सालों भर कहीं ना कहीं समर और कहीं ना कहीं विंटर होता है। अगर यह कंडीशन होता तो इस एरिया में रहने वाले पर समूचे अर्थ पर विंटर सीजन होता और इस एरिया में समूचे अर्थ पर समर सीजन होता है। जबकि जानते हैं आप लोग कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब समर होता है तो साउथ हेमिस्फीयर में विंटर होता है, क्योंकि जिस वक्त सन का नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी अर्थ इस तरफ से झुका हुआ है, इस तरह से रोटेट करता है, अपने एक्सिस पर झुका हुआ है। मान लीजिए प्लेनेट सन है, जिस वक्त वह इस पोजीशन पर है तो स्वाभाविक तौर पर नीचे वाला पार्ट जो है इसका वह सन के ज़्यादा नज़दीक है और ऊपर वाला पार्ट दूर है। तो नीचे वाला पार्ट में विंटर होगा और ऊपर वाला समर होगा और ऊपर वाला पार्ट पे विंटर होगा। जबकि वह इस पोजीशन पर चला आता है तब क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट नज़दीक आ जाता है तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है समर होता है और नीचे वाला पार्ट विंटर होता है। चूँकि यह पूरा चक्कर एक साल में लगाता है तो एक साल में एक ही बार नॉर्थ हेमिस्फीयर पूरी तरह से सन के सामने आता है, नॉर्थ पोल, और दूसरी बार एक ही बार साउथ पोल पूरी तरह से सन के बीच में आता है, सन के सामने आता है। और एक साल में पूरा एक ही बार ऐसा हो पाता है कि सन एक चक्कर लगाएगा। और इसी कारण होता है कि पोल पर 6 मंथ का दिन और 6 मंथ की रात होती है। याद रखिएगा, पूरे पोल पर 6 मंथ की दिन और 6 मंथ का रात होता है। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन होता है, नॉर्थ पोल पर दिन होता है तो साउथ पोल पर रात होता है। जब नॉर्थ पोल पर दिन होता है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर होता है। तो इसका कारण अर्थ के अपने एक्सिस पर झुका हुआ होना है, न कि उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल मोशन। देखिए अब आता है केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन of a planet around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of its elliptical orbit। यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो है सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब टाइम पीरियड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब इसको डिराइव कैसे किया केपलर ने, तो उन्होंने सिंपल लिया। सिंपल उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने कहा कि F बराबर होता है जी एम स्मॉल m बाय आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स।
और इक्वल टू होगा सेंटीपिटल फोर्स mr⍵². ओके, दैट मीन्स mr 4π² बाय t², चूँकि 2π/t होता है ओमेगा, तो 2π/t का होल स्क्वायर, तो 4π² दैट मीन्स t² बराबर 4π² mr 4π² बाय gm इंटू स्मॉल m इंटू r². यह m कैंसिल हो गया, तो t² इक्वल टू 4π² बाय gm इंटू r³. दैट मीन्स t² इज प्रोपोर्शनल टू r³. यह इन्होंने रिलेशन डिराइव किया, t² इक्वल टू r इज प्रोपोर्शनल टू r³. इट इज केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. तो यह था केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. हम पहले ही बताए थे कि यह किसी भी प्लैनेट के मोशन के लिए उपयोगी लॉ है, और यही लॉ सन को स्टेशनरी और अर्थ को रोटेटरी बनाता है. साथ ही साथ यही लॉ बताता है कि सन के अपने एक्सिस पर झुके हुए होने के कारण ही समर और विंटर होता है, न कि सन और अर्थ के बीच के दूरी के. तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही. हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि न्यूटन जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ डिराइव किया था, या ग्रेविटेशनल लॉ जो कहते हैं, फ्रॉम द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कैसे होगा. केपलर के प्लैनेटरी मोशन के लॉ से न्यूटन ने अपने लॉ को कैसे डिराइव किया, इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.